गुड इवनिंग मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं। जय श्री राम सबको। जितने मेरे फॉलोअर्स हैं सबको, जिनको मैं फॉलो करता हूँ सबको। अच्छा चलिए, कल हम लोग स्टार्ट किए थे ग्रामर का हम स्टार्ट किए थे टेंस, राइट। टेंस में हमने पढ़ा कल, थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। टेंस में हमने कल ये पढ़ा कि टेंस क्या होता है, टेंस किसे कहते हैं। टेंस में हमने दो तरीके से पढ़ा। टेंस का डेफिनेशन पढ़ा, द कॉम्बिनेशन या फिर आप एक्यूमुलेशन भी कह सकते हैं। द एक्यूमुलेशन ऑफ वर्क एंड टाइम इज कॉल्ड टेंस, ओके। द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क एंड टाइम इज कॉल्ड टेंस, आप ऐसा भी कह सकते हैं, ओके। उसके बाद मैंने आपको बताया कि टेंस कितने टाइम के हिसाब से कितने तरह के टेंस होते हैं, वर्क के हिसाब से कितने तरह के टेंस होते हैं। टाइम के हिसाब से 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और मैंने आपको ये भी बताया था कि पहले हम प्रेजेंट को ही क्यों लिखते हैं, पास्ट को क्यों नहीं लिखते। प्रेजेंट को इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो कभी पास्ट है ना, वो कभी पहले प्रेजेंट रहा होगा, इसीलिए, ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने आपको टाइम से तो बता दिया 3 है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। उसके बाद वर्क के हिसाब से मैंने बताया कि 4 होते हैं। इंडेफिनिट बताया था, कंटिन्यूअस बताया था, परफेक्ट बताया था और परफेक्ट कंटिन्यूअस बताया था। इंडेफिनिट का मतलब होता है कि ऐसा कोई कार्य जो अनिश्चित काल से चल रहा है, जिसका हमको पता नहीं, चलता आ रहा है, चलता है, हमें कब से हो रहा है, कब से होगा, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ठीक है। तो थोड़ा एक इमरजेंसी कॉल आ गया था, तो मैं उसको अभी हटा दिया हूँ, मुझे बाद में फोन करने के। हेलो, ओके, सॉरी। तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन एवरीवन। आइए, मैं बता रहा था कि इनडेफिनिट टेंस क्या है। इनडेफिनिट का मतलब होता है ऐसा कार्य जो अनिश्चित है, जिसका कोई पता नहीं कब से हो रहा है, कब तक होगा, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, ओके। सेकेंड आते हैं कंटिन्यूअस पर। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो एकदम लगातार हिसाब से चल रहा है, कोई भी कार्य लगातार हिसाब से चल रहा है। मैं आपको टेंस अकॉर्डिंग टू वर्क बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने बताया था परफेक्ट। परफेक्ट क्या है? परफेक्ट का मतलब होता है ऐसा कार्य जो एकदम परफेक्ट हो चुका है, ठीक है। सॉरी एवरीवन, ये स्टूडेंट लोग को मैं बोला हूँ कि 7 बजे से मैं क्लास लूंगा, तो फिर आप लोग कॉल मत करिए, अभी मैं भी किसी का कॉल उठा नहीं पाऊंगा, ठीक है, ओके। तो कंटिन्यूस का है बता दिया, परफेक्ट का ओहो परफेक्ट का मतलब होता है, बार बार स्टूडेंट लोग फोन मत करिए, मैं बार बोल रहा हूँ, मैं 7 से 8 के बीच में किसी का कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगा। आज तक आप भी कॉल मत करिए, मैं 7 से 8 के बीच में आपको कॉल नहीं रिसीव कर पाऊंगा, किसी का भी, प्लीज, ओके। परफेक्ट का मतलब होता है, परफेक्ट का मतलब यह होगा कि कोई भी ऐसा काम जो कि एकदम परफेक्ट हो चुका है, जिसमें किसी भी तरह की त्रुटि हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। उसके बाद आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये मिला जुला के बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है ना, ऐसा काम जो कंटिन्यूअसली परफेक्ट तरीके से हो रहा है, ठीक है, ओके। अभी जो मैं आपके सामने एक छोटा सा चार्ट दिया हूं ना, ये एक चार्ट है, ये तो रहा कल की बात। और कल मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका स्ट्रक्चर बताया था, रूल्स बताया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कि प्रेजेंट टाइम में रहते हुए कोई ऐसा कार्य हो रहा है जो कि अनिश्चित काल तक चलता आ रहा है, चल रहा है, अच्छा। उसके बाद मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में आइडेंटिफाई करते हैं, ता है, ती है, तो है, ते है, यानी कि ता, ते, ती, तो, ते के साथ है होगा वाक्यों के अंत में, ठीक है। वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है, ते है, ता, ते, ती, तो, ते के साथ है होगा ही होगा, ठीक है।
और इंग्लिश में जब हम इसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं हमको किसी के आदत को बताया जाएगा, किसी के हैबिट को बताया जाएगा, किसी के रूटीन को बताया जाएगा। ठीक है, इसका आइडेंटिफिकेशन होता है। और एक इसमें आइडेंटिफिकेशन क्या है मैं बता रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जो हम इंग्लिश में पकड़ते कैसे हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंग्लिश में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप हमेशा दिमाग में रख लेंगे। तो ये एक और तरीका हो गया। ठीक है, ओके। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी कभी एस या ईएस लगाया जाता है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है, रूल है, तरीका है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मैंने 4 स्ट्रक्चर आपको दिए थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव का मैंने आपको कल बताया था कि उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एस या ईएस क्यों? एस या ईएस इसलिए क्योंकि जब हम किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर तीसरा व्यक्ति यानी जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो तीसरा व्यक्ति होगा और उसको सिंगुलर अकेला होना होगा, उसके लिए जब हम बात करेंगे तो वाक्यों में एस या ईएस का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद उसका देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में कभी भी उसका हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये मैंने कल आपको बताया था। नेगेटिव बताया था कि नेगेटिव का इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट। नॉट हमेशा थर्ड पोजीशन पे आता है, नेगेटिव है। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो हमारा स्टार्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होता है, तो डू डज और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उसके बाद जब हम डबल इंट्रोगेटिव में आते हैं तो एक WH फैमिली सिर्फ ऐड किया जाता है, बाकी इंट्रोगेटिव का पूरा स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, उसमें WH फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारा रहता है स्ट्रक्चर। तो ये हमारा मोटा मोटा कल का स्ट्रक्चर रहा, रिकैप रहा। अभी जो मैंने आपके सामने रखा है बिफोर वी विल स्टार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उससे पहले मैंने आपके सामने एक चार्ट रखा है। आप थोड़ा गौर से इसको देखेंगे। मैंने लिखा है यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन टेंस। जब हम टेंस को पढ़ते हैं तो हमको पता नहीं होता कि हम किस हेल्पिंग वर्ब का कब इस्तेमाल करेंगे, कौन सा वाक्य बोलेंगे, उस वक्त हमको किस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें हम लोग हमेशा फंस जाते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स हमेशा फंस जाते हैं। तो मैंने आपके लिए थोड़ा सा आसान कर दिया कि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में अगर इनडेफिनिट हम बना रहे हैं या हमारा कोई इनडेफिनिट है तो इनडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनाएंगे तो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम या फिर आर। तीनों में से कोई एक होता है। मैं सब बताऊंगा धीरे धीरे, कहाँ पे डू, कहाँ पे डज, कहाँ पे इज, कहाँ पे एम, कहाँ पे, सब बता दूंगा। परफेक्ट में जब हम बनाते हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट का, तो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज या फिर हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाता है हैज बीन या हैव बीन। ओके, देखो इसमें क्या है ना, आप हैज हैव बीन भी लिख सकते हैं। मैं सब स्ट्रक्चर बताऊंगा तो आप पढ़ेंगे तो और आसानी हो जाएगा। अच्छा देखो, जब ये प्रेजेंट में है तो ये डू डज, जब हम पास्ट इनडेफिनिट के लिए आएंगे ना तो ये डू डज कन्वर्ट हो जाएगा डिड में। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट होगा तो उसका हो जाएगा वॉज या फिर वर। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट जब पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो हैज हैव से कन्वर्ट हो जाएगा हैड में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट होगा तो बन जाएगा हैड बीन। ओके, फ्यूचर का है, फ्यूचर पर इंडेफिनिट जब हम बनाएंगे तो शैल विल रहेगा। ओके, उसके बाद जब फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाएंगे तो शैल विल प्लस बी लग जाएगा। ओके, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट बनाएंगे तो शैल विल के साथ हैज या हैव लग जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे तो शैल विल के साथ हैज बीन या हैव बीन लग जाएगा। तो मैं चाहता हूं ना कि आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये सुविधा होगा। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, थैंक यू। अब मैं इसको रब कर देता हूं। इसके बाद हम आएंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ओके।
जय श्री राम। चलिए आइए, अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस बताऊंगा। कोई घबराना मत। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर तो लिखा दिए, लेकिन आप हमको उसका ट्रांसलेशन का कुछ एग्जाम्पल नहीं करवाया। मैंने सब करवाया है और मैं आपको वैसे बोल भी रहा हूँ, लेकिन जब हम पूरा प्रेजेंट कर लेंगे ना, तो फिर मैं आपको धीरे धीरे पीडीएफ दूंगा, और ज्यादा नहीं 50 क्वेश्चंस हम बनाएंगे, ट्रांसलेशन बनाएंगे, हमारा अपने आप पक्का हो जाएगा। ठीक है, सो डोंट वरी, डोंट फियर व्हेन आई एम हियर। ओके, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी जो मैंने इससे पहले एक स्ट्रक्चर जो दिया था, उस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या था? इज, एम, आर। ओके, सो द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज, एम, आर। राइट है ना? ओके, कोई हाँ बोलबो नहीं करता है, गधा सब, गधियों सब। ओके, चलिए अब हम मानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगर हम डेफिनेशन बनाए किताब को छोड़कर, तो खुद से जब बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। सिंपल समझ लो ना। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, ये एक समय है। कंटिन्यूअस एक कार्य है ना? तो जहां पर समय और कार्य का मिलाप हो वहां टेंस बन जाता है ना? ओके, तो प्रेजेंट यानी वर्तमान, कंटिन्यूअस यानी लगातार। जहां समय वर्तमान का हो और कार्य लगातार हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, कोई पढ़ते पढ़ते सो रहा है, कोई पढ़ाई के नाम पे रील देख रहा है, कोई पढ़ाई के नाम पे समझ रहे हो ना, तो हो रहा है, तो ठीक है, तो यही होता है। तो यानी कि जो समय वर्तमान का हो और कार्य समय वर्तमान का हो और कार्य लगातार हो रहा हो, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सो हाउ विल वी डिफाइन इट इन इंग्लिश? एज सिंपल एज इट इज, जैसे मैंने हिंदी में कहा, ठीक है, व्हेन द टाइम विल बी प्रेजेंट एंड द वर्क विल बी कंटिन्यूअस, इट विल बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बात खत्म। या फिर इट इज, विल बी की जगह इट इज लगा देना, वो बेहतर होगा क्योंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना रहे हैं। सो द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विल बी where the time is present and the work is continuous, it is called present continuous tense. As simple as it is. इसमें थोड़ा सा अगर आप और जोड़ देंगे तो उसमें आप ये जोड़ सकते हैं, it always has the fourth form of verb. fourth form of verb है क्या? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, जैसे कि talk प्लस ing, read प्लस ing, सो ये बन गया टॉकिंग, ये बन गया रीडिंग, ठीक है ना? सो ये MV1 प्लस ing मैं लिखता हूं, MV1 प्लस ing मैं लिखता हूं, ये मेरा लिखने का, ये आप उनका स्टाइल है, ठीक है, बाबूराव का नहीं, ठीक है ना, मेरा स्टाइल है। तो ये मैं लिखता हूं इस तरह से ताकि आपको अच्छे से चीज समझ में आ जाए। सो अब तक आपको समझ में आया कि हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर अबाउट टू डू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज वेयर द टाइम इज प्रेजेंट एंड द वर्क इज कंटिन्यूअस, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यू गॉट माय पॉइंट? ओके, the helping verb of present continuous, and it also has the it always has, not also, it always has the fourth form of verb in it. Okay, now the helping verb of present continuous tense is, am, are. Okay, देखो ये सिंगुलर इज जो है ना, ये सिंगुलर के साथ लगता है, एम हमेशा आई के साथ लगता है, तो सिंगुलर आ गया, आई आ गया, तो बचा क्या? प्लूरल, है ना? तो यानी कि इज आता है सिंगुलर्स के साथ, एम आता है आई के साथ, आर आता है प्लूरल्स के साथ। तो मैं आपको बता दिया कि किसका यूज कहां कर रहा है।
धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ आई विल टेल यू द स्ट्रक्चर। मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा इसका स्ट्रक्चर है क्या। सो हम लोग को पता चल गया है कि हमेशा हम लोग जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पहला क्या आता है, पहला आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को और क्या कहते हैं, अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी कहते हैं। ओके, सो हम लोग पहले बनाएंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का ओके चलिए, सो अभी तक तो आपको पता चल गया होगा जब हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। वेरी गुड, सब्जेक्ट। अब देखो, मैंने आपको कल बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, बस यही दोनों में कभी भी उसका हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। लेकिन हम तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना रहे हैं, तो अब तो इसका हमको हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ता है। ओके ओके, चलिए, तो अब हम इसका हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, इज, एम, आर हो गया, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जिसको हम V4 भी कह सकते हैं। ठीक है, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज V4, लेकिन मैं इसको इसलिए लिखता हूं ताकि लोगों को समझ में आए। जो बच्चे नए सीख रहे होते हैं ना, उनको V4 क्या समझ में नहीं आता, तो उसको मैं थोड़ा सा तोड़ दिया, तोड़ के इसको बना दिया मैं MB1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, ये है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अब देखो, एक छोटा सा कुछ भी एग्जांपल में आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं। आप जब ये पढ़े तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आइडेंटिफाई करने का क्या है, रहा, रही, रहे, रहे, रहो, है, हूं, ये सब रहेगा। रहा हूं, रही हूं, रहे हो, रहे हूं, रहा हूं, रही हूं, ये सब रहेगा। रहा, रही, रहे, रहो के साथ है, हूं, हो का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो जब हमने इसको पढ़ा तो हमने क्या पाया कि वाक्यों के अंत में ये रहा है और रहा के साथ हूं है। तो जब हम रहा देखे किसी भी वाक्य में, जब हम रहा देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये कंटिन्यूअस है। जब हूं होगा तो समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट का ये है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। अगर रहा के साथ मान लो कि हमने हूं की जगह मैं पढ़ा रहा था, तब क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा क्या? नो, ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। तो फिर उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। लेकिन हम जब ये पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि नहीं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि रहा के साथ था लगा है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर देखना है कि रहा के साथ हमने लगाया है मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो, हिंदी का मेरा थोड़ा सा पहले गलत हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा मेरा मात्रा में दिक्कत होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि हाउ विल वी आइडेंटिफाई कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है। वो कैसे कि जब हमारे वाक्यों के अंत में रहा होगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में मैंने बताया था ता, ते, ती, तो के साथ है, हूं, हो होगा, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्यों? क्योंकि ता के साथ है लगा इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ता के साथ था होता तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता। इसी हिसाब से अभी रहा है तो रहा के साथ हमको पता चल गया रहा होने से ही कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। अच्छा, रहा के साथ हूं है, हूं, हो, अगर हो तो प्रेजेंट हो जाएगा। तो हमको समझ में आया कि ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये वाक्य हो जाएगा। तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो मैं सब्जेक्ट है, मैं का मतलब बकरी वाला मैं नहीं रे, मैं का मतलब मैं यानी आई,
तो मैंने आपको कहा कि आई के साथ क्या आता है, एम आता है। आई एम, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम पढ़ाइंग, है ना। आई एम, देखो आई एम, सबको लग रहा होगा चलो सर गलत लिख दिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। ये हो गया वर्ब। अब वर्ब के साथ हमको क्या लगाना है, आई एन जी। ओके, ठीक है, आई एम टीचिंग, लग गया ना। ऑब्जेक्ट हर सेंटेंस में, हर वाक्य में नहीं होता है। अगर मैं इसमें अगर लिख देता कि मैं किताब पढ़ा रहा हूं, तो हो जाता आई एम टीचिंग अ बुक। मैं किताब पढ़ रहा हूं तो आई एम रीडिंग बुक। वह दौड़ रहा है तो ही इज रनिंग। वह मैदान में दौड़ रहा है तो ही इज रनिंग इन द फील्ड। ठीक है, अगर मैदान पर बोलता तो पर तो होता नहीं है, में होता है ना। तो ठीक है, समझ में आया। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और मैंने आपको बता दिया कि कैसे किस तरह का इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट आ गया, इज एम आर में से हमको क्या लेना है, वो आ गया। उसके बाद हमको क्या लेना था, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टीच ले लिया हमने, प्लस आईएनजी भी ले लिया, टीचिंग बन गया। बात खत्म। ऑब्जेक्ट है नहीं तो हमने ऑब्जेक्ट लिया नहीं। ठीक है, ओके। चलिए, अब मैं आपको बता रहा हूं, सारे क्लास 10th वाले देख रहे होंगे, है ना। देखो क्या है ना, बुरा मत मानिएगा आप लोग, जितने भी स्टूडेंट हैं ना, मैं भी बिहार का हूँ, बिहारी हूँ, अब कोलकाता में रह रहा हूँ, पापा लाए हैं, पढ़ाई किया। मैं बताता हूँ आपको, बिहार का मैथ्स और साइंस में कोई टक्कर नहीं, है ना। लेकिन होता क्या है कि हम हमेशा इंग्लिश में मार खा जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं है, धाकड़ धाकड़ इंग्लिश के टीचर है, धाकड़ धाकड़ टीचर्स हैं, धाकड़ कन्वर्सेशन करने वाले होते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जितने जगह मैं थोड़ा बहुत ही घूमा, पूरा बिहार तो घूमा नहीं हूँ, थोड़ा बहुत ही घूमा हूँ, वहाँ क्या होता है ना, वी ऑलवेज थिंक दैट इफ वी नो ग्रामर वी नो एवरीथिंग। इट्स नॉट राइट। हाँ, बिना ग्रामर के इंग्लिश हम नहीं सीख सकते। पे अटेंशन टू व्हाट यू आर लर्निंग राइट नाउ। तो आपको ग्रामर सिखाने का मेरा तात्पर्य यह है कि आप चीजों को समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, और खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे। आप खुद से भी ताते तीतो वाला शब्द बोलेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे, लिखेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। रहा, रही, रहे, हो वाला, है वाला, हूँ वाला ट्रांसलेट करेंगे, बोलेंगे, वैसे ही सीखेंगे। ठीक है ना, ओके। अभी हाल फिलहाल एग्जाम का टाइम है, तो थोड़ा ध्यान से सीखिएगा। अब मैं अफर्मेटिव बताया, तो आपको पता है अफर्मेटिव के बाद हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव। सॉरी, सब आप लोग रूल भी लिखते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं इसको फिर रब कर दूंगा। चलिए, नेगेटिव का होगा सब्जेक्ट प्लस उसका हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, प्लस हमने कल क्या पढ़ा था, नेगेटिव हमेशा थर्ड पोजीशन में नॉट आता है। ओके, तो आ जाएगा नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया। नाउ इसका अगर हम बनाएंगे, सिंपल सा सोचो ना, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, सिंपल, আমি তোমাকে পড়াচ্ছি না, তোমরা পড়ছো না। ঠিক আছে, এবার তোমরা যদি পড়বে না তাহলে কি হবে, तुम लोग भगवान को बोलेगा पास कर दो, भगवान बोलेंगे भाग यहाँ से, कोई प्रसाद नहीं चाहिए तुम्हारा, तुम मेहनत किया ही नहीं तो पास कहाँ से होगा, है ना। चलो चलो ठीक है। सो हमने यहाँ पर नेगेटिव का स्ट्रक्चर को लिखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो है सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस नॉट इसलिए क्योंकि नेगेटिव है हम बना रहे, अब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मैं
वे लोग काम नहीं कर रहे हैं। वे लोग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो इस वाक्य में वाक्य के अंत में रहे हैं ना, रहे देख के हमको समझ में आ गया कि ये एक कंटिन्यूअस है। लेकिन कंटिन्यूअस के साथ है क्या, प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर। तो रहे के बगल में देखो क्या है ना। तो रहा, रही, रहे के साथ है, हो, हूं, ही, होगा। तो हम समझ जाए कि ये प्रेजेंट का है, सिंपल है। तो अब हम इसको ट्रांसलेट करना है। तो वे लोग को हम क्या कहते हैं, दे एक प्लूरल वर्ड है ना। दे प्लूरल लोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने कहा था ना कि प्लूरल के लिए आर का इस्तेमाल किया जाता है। सो दे आर, नहीं को क्या कहते हैं, नॉट वर्किंग। वे लोग काम नहीं कर रहे, दे आर नॉट वर्किंग। अब देखो यहां पर हमने कहा था ना नॉट थर्ड पोजीशन पे आएगा। यहाँ पे नॉट थर्ड पोजीशन पे आया ना, 1 2 3 देखा। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि नेगेटिव के रूल को किस तरह से अप्लाई किया जाता है, ठीक है। ओके, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बोर्ड अगर नहीं दिख रहा है ना, तो मैं इस वीडियो को ऑलरेडी सेव करने वाला हूँ और अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालने वाला हूँ। तो वहाँ पर एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गया। वो लोग पहले तो बोला 50 सब्सक्राइबर डालो फिर आप लाइव कर सकते हो। फिर मेरा हो गया 50 सब्सक्राइबर, लेकिन फिर बोलता है कि यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 24 आवर या फिर 90 डेज। कुछ समझ में नहीं आया। तो आई विल डेफिनेटली लुक इन टू इट। कल संडे है तो कल देखूंगा। आइए नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, अब क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा। ओके एज यस्टरडे मैंने आपको कल कहा था कि इंट्रोगेटिव क्या है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है ना कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य, द सेंटेंसेस इन विच वी विल गेट टू नो दैट समवन इज आस्किंग क्वेश्चन टू अस, बट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा होगा, इंट्रोगेटिव की बात कर रहा हूं मैं, डबल इंट्रोगेटिव की नहीं। इंट्रोगेटिव यानी कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें जिस सवाल का जवाब हम हाँ या ना में दे पाएंगे, ठीक है। ओके, अभी मैं इसका स्ट्रक्चर आपको लिख देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब हम इंट्रोगेटिव लिखते हैं तो उसका स्टार्टिंग किससे करते हैं, उसके हेल्पिंग वर्ब से। जिसका भी हम लिख रहे होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर लिख रहे थे कल तो वो डू डस से शुरू हुआ था, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें डू डस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें क्या होगा, इज एम आर। तो हो जाएगा कुछ इस तरह से, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, हो जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों भैया, क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, प्रश्न, ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य बना रहे हैं, ठीक है ना। ओके, सो इसका मैं क्या करूं, मैं आपसे बताया कि इंट्रोगेटिव बनाने का मतलब है कि इंटरोगेटिव ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका हम जिन सवालों का जवाब हाँ या ना में दे सके, ठीक है। ओके देखो मैं लिख रहा हूं,
क्या तुम काम कर रहे हो, है ना। इसका जवाब क्या होगा, हाँ या ना में। हाँ मैं काम कर रहा हूँ। फोन करते हैं ना हम लोग किसी को, तो आप लोग क्या बोलते हैं कि अभी हम बिजी है, बाद में बाद में बात करेंगे, अभी हम काम कर रहे हैं, अभी हम गाड़ी चला रहे हैं, है ना। ओके, तो मेरे को मालूम होगा कि आप काम कर रहे हो, तो आप बोलते हाँ हम काम कर रहे हैं, बाद में बात करते हैं, हाँ हम गाड़ी चला रहे हैं, बाद में बात करते हैं, इस तरह से आप बोलते हो। तो ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके, इट इटसेल्फ यू विल आइडेंटिफाई इट एज इंट्रोगेटिव। लेकिन वहीं पे मैं अगर ये लिखूं, तुम क्या काम कर रहे हो, यहाँ पे बोल पाओगे क्या कि हाँ हाँ काम कर रहा हूँ, ना काम कर रहा हूँ। आपको बताना पड़ेगा कि क्या काम कर रहे हो। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई फोन चला रहा है, कोई गेम खेल रहा है, ठीक है, कोई टेंशन में रो रहा है कि कुछ दिन बाद जब एग्जाम में क्या करेंगे। तो ऐसे सवाल जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, वो इंट्रोगेटिव नहीं है, ठीक है, वो डबल इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। लेकिन ऐसा सवाल जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके, उसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव, ठीक है। ओके, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, क्या तुम काम कर रहे हो, हाँ मैं काम कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ भाई, है ना। ओके, तो ट्रांसलेशन इसका हो जाएगा आर यू वर्किंग। देखो आर यू वर्किंग, आर कहां से आ गया। अच्छा, तुम को हिंदी में यू कहते हैं ना, सॉरी इंग्लिश में यू कहते हैं ना, तो यू के साथ कभी भी इज या एम नहीं लगता है, यू के साथ हमेशा आर लगता है ना। ओके, तो आपके दिमाग में और अगर सर यू है तो यू के बाद ना आर लगेगा, लेकिन नहीं, क्योंकि हम तो इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। इंट्रोगेटिव में हमको तो पहले उसका हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा। देखो इज एम आर, फिर ना सब्जेक्ट लेंगे, तो पहले इज एम आर के साथ कोई भी एक आ गया, यू से पहले क्या आता है, आर आता है ना यू में, तो आर आ गया, यू आ गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ आईएनजी आ गया, ऑब्जेक्ट है नहीं तो लिया नहीं, और क्वेश्चन मार्क डाल दिए। सो ये रहा हमारा इंटरोगेटिव का रूल, और मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम उसको अप्लाई करेंगे। ओके, चलिए अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि डबल इंट्रोगेटिव का कितना बड़ा रूल है ना। ऐसा है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, कल हम लोग पढ़े थे ना। ओके चलिए अभी बताते हैं। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है ना, हमको सिर्फ WH फैमिली का ख्याल रखना पड़ता है, इसको सबसे पहले लिखना पड़ता है। ओके, उसके बाद इंट्रोगेटिव का जो रूल होता है वो यहाँ पर बैठ जाता है। देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बकलोलियत का कोई भी हिसाब मापा नहीं जाता, ठीक है। एक वो स्टूडेंट था, उसको बोला उसका दोस्त कि ये ले चीटिंग पेपर, ये वाला क्वेश्चन आएगा लिख देना। तो वो क्वेश्चन लिखा हुआ था आंसर नंबर 2, लॉन्ग आंसर, आंसर नंबर 2। क्वेश्चन कुछ और था, वो लिख दिया पूरा आंसर नंबर 2, और उसके पीछे में कुछ लिखा हुआ था, ठीक है, वो भी लिख के चला आया, तो वो हुआ बकलोल। तो आपको बकलोल नहीं बनना है, ध्यान से सुनो। हम बना रहे हैं प्रेजेंट का, है ना, और अगर प्रेजेंट के जगह प्रेजेंट कंटिन्यूस बना रहे हैं, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस के जगह में प्रेजेंट इंडेफिनिट होता, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लिखते इंट्रोगेटिव, और डबल इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना रहे होते तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होता।
ठीक है ना, क्योंकि बकलोलियत का कोई हिसाब नहीं, बकलोलियत का बहुत अपार कृपा है सब पर। चलो डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। नाउ द डबल इंट्रोगेटिव ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वुड बी लाइक एज, इट विल बी लाइक एज, डब्ल्यूएच फैमिली लिख देंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव का पूरा हम लोग रूल लिख देंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, समझ में आया? ये रहा इसका रूल। अब मैं आपको बताता हूँ इसका एक एग्जाम्पल मैं करके आपको बताता हूँ। तुम क्या खेल रहे हो, अगर मैं यहां पे लिखता क्या तुम खेल रहे हो, तो इसका हम आंसर होता यस या फिर नो में, हाँ या ना में। लेकिन इसका जब हम जवाब देंगे तो क्या इसका जवाब हाँ ना में दे पाएंगे? तुम क्या खेल रहे हो, मैं हाँ खेल रहा हूं या ना खेल रहा हूं, बता सकेंगे क्या? नहीं बता सकते ना। तो यही डिफरेंस है इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव का सवाल का जवाब हम हाँ ना में दे सकते हैं, वो इंट्रोगेटिव पकड़ा जाता है। लेकिन जिन सवालों के जवाब हम हाँ ना में डायरेक्टली नहीं दे पाते तो उसको हम डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। डबल इंट्रोगेटिव में हमेशा हमको शुरुआत WH फैमिली से करना पड़ता है। WH फैमिली क्या है? कल मैं बताया था, WH फैमिली है व्हाट, व्हेन, विच, whose, whom, when, how, why, ये सब WH फैमिली है। यानी कि इसका शुरुआत ही व्हाट से होगा, when से होगा, which से होगा, whose से होगा, why से होगा, where से होगा, WHERE where, WERE वर होता है। ओके, तो इन सब चीजों से होगा। तो तुम क्या खेल रहे हो, तो इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा, शुरुआत हमको WH फैमिली से करना है तो क्या को हम ले देंगे व्हाट, तुम के लिए क्या, यू में क्या आता है, आर आता है, व्हाट आर यू प्लेइंग। देखो बन गया, आई एम प्लेइंग पबजी, है ना, आई एम प्लेइंग पबजी। पबजी मैं नहीं खेलता, तुम लोग मत खेला करो, वो अच्छा चीज नहीं है, उसमें सिर्फ टाइम जाता है, माइंड मैंने खराब होता है और आप अपने एम से डाइवर्ट हो जाते हैं। वो सब मत खेला करो, इससे खेलो, अपने पढ़ाई से खेला करो, पढ़ाई के साथ प्यार करो, ये धोखा नहीं देगा, ठीक है? ओके, नाउ द डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर वुड बी लाइक ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज WH फैमिली प्लस ISMR प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि तुम क्या खेल रहे हो, व्हाट आर यू प्लेइंग। ओके, WH फैमिली का व्हाट आ गया, ये WH फैमिली आ गया, ISMR में आर आ गया, सब्जेक्ट है तुम तो यू आ गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया प्ले प्लस ING आ गया, प्लेइंग बन गया, ऑब्जेक्ट है नहीं तो लिया नहीं, और क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क ले लिया। समझ में आया? तो आज हम लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो गया, टेंस खत्म हो चुका, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो चुका, उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, और उसका एग्जांपल देके भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और भी हम देंगे क्वेश्चन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आज खत्म हो चुका, इसका एग्जांपल के साथ एक्सप्लेनेशन भी खत्म हो चुका, और मैंने आपको ये भी बताया कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कब कहाँ इस्तेमाल करना है, वो भी बताया मैंने, स्ट्रक्चर भी दिया आपको। तो अब जो मंडे से हम पढ़ेंगे तो इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, और ऑल्दो मैं अपना यूट्यूब वाले चैनल पे इसको अपलोड करूंगा,
तो आप वहां से भी इसको देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू। देखो होता क्या है ना, जब कुछ कम चीज कम दाम में मिलता है ना, कम पैसा में मिलता है, हम लोग हमेशा सोच लेते कि ये बेकार होगा, बकवास होगा, है ना। मैं भी मेरे को भी कोचिंग से ऑफर आता है कि मैं पढ़ाऊँ आपके मैंने बिहार से आता है, कन्हार से अभी भी आता है कि वहाँ पे पढ़ाऊँ। और वहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाने गया भी था, वहाँ पे मेरा अच्छा अर्निंग हो रहा था। लेकिन ठीक, तो वो तो होता क्या ना कि अभी मैं समझो कि मैं कुछ भी नहीं लेके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आई एम जस्ट टीचिंग। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि मास्टर को कुछ आता नहीं है, बायजूस वाला मास्टर को सब कुछ आता है, वो भी यही पढ़ाएगा, है ना। उसके पास इक्विपमेंट्स ज्यादा है, मेरे पास भी आ जाएगा इक्विपमेंट्स विद इन 1 वीक। और मैं अपना बड़ाई नहीं करता कभी, वो करना भी नहीं चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, तो वो वाला हिसाब है, नहीं करना चाहिए। आप मेहनत से पढ़ो। आपका ध्यान हो सकता है लग रहा होगा कि अरे यार क्या ये बोरिंग चीज़ों है, इससे अच्छा है सब वो बाइजूस वाले से पढ़े, तो ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं जब गांव में था तो भी उन जैसे बच्चों को पढ़ाता था जिनके पास पैसा नहीं होता था पढ़ने का, और मैं उनको पढ़ाता था, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देता। लेकिन थोड़ा मेरा भी तो दाल रोटी चाहिए ना दोस्त तो पढ़ लिया करो मेहनत से पढ़िए। कल नहीं, फ्रॉम नेक्स्ट वीक, जो मैंने आप लोगों से कहा था, सप्ताह में 5 दिन पढ़ाऊंगा, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, और 7 से 8 1 घंटे का टाइम रहेगा। और मंडे हम लोग आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। ये हम आएंगे मंडे को एट 7 PM, ठीक है। 1 आवर का क्लास होगा, 1 घंटे का। सो ये हमारा मंडे का रहा। ओके, नाउ एज पिछले क्लास में भी मैं बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, डिवली में एक अंकित सर हैं, आप उनके पास ज़रूर जाइए, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन ले रहे हैं। और ही इज़ अ वेरी गुड टीचर, वेरी हार्ड वर्किंग टीचर, और ही इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन, ही इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन। मैं जानता हूँ उनके बारे में, हालांकि उनके बारे में बहुत अलग चीज़ बताया गया है, लेकिन आई नो हिम, उनके भाई को भी जानता हूँ, आई नो देम, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, ही इज़ डूइंग अ वेरी नाइस जॉब ओवर देयर, ठीक है ना। और ही इज़ गिविंग एजुकेशन, और ही नीड्स योर सपोर्ट। तो वहाँ पे जो बच्चे लोग होंगे, आप अपने परिवार मतलब बच्चों को जाइए, वहाँ पढ़ाइए, एडमिशन दिलाइए, ठीक है। थैंक यू। और हम नेक्स्ट टाइम हम मंडे से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। हिम्मत रखिए, मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ, आप भी मुझ पर भरोसा करिए। वी विल डेफिनेटली डू अ ग्रेट जॉब। थैंक यू, जय श्री राम, गुड नाइट।